Hello everyone, hope you're all doing good. Welcome to the third lecture of business communication. It's not business communication, it's communication skills. Sorry for the error. Today we'll be talking about what is paragraph writing. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? We talked about types of academic writing including notes, report, thesis, essay, projects. और उसके अलावा we talked about the format of writing जिसमें था long and short writing, and other than that we talked about the features of academic writing जिसमें we talked about sentence, heading, subtitle and paragraphing. अब paragraphing को आज हमने further continue करना है. We will be discussing paragraph writing in detail. Okay, I'll give you the assignment after the lecture. What is basically paragraph writing? Paragraph writing क्या होता है? जब आपने एक टॉपिक आपको मिलता है और आपने उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना होता है, या फिर एक ऐसे मिलता है और एक ऐसे के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं. ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ्स भी होते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स भी होते हैं. अब हमने देखना है कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, बिकॉज जब एक बंदा, एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर, एक एग्जामिनर आपका पैराग्राफ पढ़ता है तो उसको वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए. अगर वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ही विल नॉट गो थ्रू द होल पैराग्राफ. वो पहली चीज़ को ही पढ़ के तो यहाँ उसको वो आगे पढ़ेगा नहीं, और यहाँ पे वो उसको ज़ीरो कर देगा अगर वो पैराग्राफ के बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा. सो व्हाट आर द बेसिक रूल्स इन ऑर्डर टू राइट अ पैराग्राफ? सबसे पहले है टाइटल, पर्सनल टाइटल दैट यू चूज़ फॉर योर पीस ऑफ वर्क. जो भी आप लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, आप पैराग्राफ में कुछ भी कोई नोट्स ले रहे हो, आप कुछ एग्ज़ाम में कुछ शॉर्ट राइटिंग में लिख रहे हो, लॉन्ग राइटिंग में लिख रहे हो, आपके पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, एक टाइटल होता है. अच्छा, अब टाइटल की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो टाइटल हेडिंग में बंदा पढ़े वो कि यार ये मज़े की चीज़ लग रही है, इसको फर्दर पढ़ना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी अट्रैक्टिव टू द रीडर्स इंटरेस्ट. जो पढ़ रहा है उसको लगे यार ये बंदा बात इंटरेस्टिंग कर रहा है. ठीक है, मैं टाइटल की बात कर रही हूँ. वेट अंटिल यू हैव फिनिश्ड राइटिंग. अब क्या होता है कि हम पैराग्राफ के ऊपर टाइटल सबसे पहले लिख देते हैं और उसके बाद पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं, अपना ऐसे कंप्लीट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ऐसे हमें पता चलता है यार ये इसका टॉपिक ना मज़े का, मतलब साथ जा नहीं रहा, इट्स नॉट गोइंग विद द होल पैराग्राफ. तो इंसान क्या, फिर आप उसको रिवाइव करते हो, फिर वहाँ क्रॉस लगाते हो और दोबारा पैराग्राफ का नाम लिखते हो या अपना टाइटल दोबारा लिखते हो. सो क्या ऑथर सजेस्ट करते हैं कि पहले आप अपना पूरा पैराग्राफ लिखो, अपना पूरा ऐसे या जो भी आप लिख रहे हो फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करो, एंड एट द एंड आपको समझ आ जाती है कि व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट. ठीक है, एट द एंड आप उसको जाके टाइटल दो. उससे क्या होगा, आपका टाइटल बहुत यूनिक होगा और वो अकॉर्डिंग टू द होल ऐसे या होल पैराग्राफ बहुत रिलेटिव होगा उससे, मतलब उससे रिलेट करेगा. अलग से जाके वो पैराग्राफ नहीं. जैसे मैंने आप लोगों को आई गिव यू एन एसे ऑन योर सेल्फ, आई एम 110% श्योर सब बच्चों ने सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखा माई सेल्फ, या जो भी आपने अपने बारे में ऐसे लिखा उसका जो भी टाइटल लिखा था सबका एक ही था. ठीक है, बट अगर आप पहले अपना ऐसे कंप्लीट करते, ठीक है, एंड देन आप उसको एक टाइटल देते, तो मे बी आप उस ऐसे को टाइटल कोई और देते, अपने बारे में टाइटल कोई क्रिएटिव सा, कोई इनोवेटिव डिफरेंट. जो टाइटल पढ़ के मैं कहती यार इस बच्चे ने मुझे लगता है कुछ डिफरेंट लिखा होगा, बट यू ऑल रोड द टाइटल फर्स्ट. सो मुझे पता चल गया सब ने एक ही टाइटल उठाया हुआ जो मैंने उसको टाइटल सेंटेंस दिया था कि अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, सबसे पहले आप अपना पैराग्राफ पूरा राइट करो, अपना कंप्लीट ऐसे राइट करो, उसके बाद गिव द टाइटल. ठीक है, एंड पे कुछ मेन आइडिया से, जो आपके ऐसे का मेन आइडिया, उससे लफ्ज़ जनरेट करके आप अपना टाइटल दो. सही है, ओके. व्हाट इज़ द अटेंशन गेटर और द क्या कहते हैं उसे, टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट. सही है, या आप उसको
सबसे पहले आता क्या है, टॉपिक सेंटेंस नहीं आता, सबसे पहले आपने ओपनिंग सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस नहीं, यू से इट ओपनिंग सेंटेंस। सबसे पहले आपका ओपनिंग सेंटेंस आता है। इन ऑर्डर टू राइट अ पैराग्राफ व्हाट यू हैव टू डू, आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। आपका ओपनिंग सेंटेंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो अटेंशन क्रिएट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बहुत कनेक्ट करना चाहिए जिस बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं आपका पैराग्राफ पढ़ना शुरू करूँ, मैं पहला लफ्ज़ पढ़ूँ, पहली लाइन पढ़ूँ, तो मैं कहूँ यार इस बंदे में नॉलेज लग रहा है कि इसने कुछ अच्छा लिखा होगा। अगर मैं वही स्टार्ट कर दूँ कि येस माई नेम इज़ दिस इज़, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था राइट एन एसे अबाउट योरसेल्फ, सबने स्टार्ट किया था माई नेम इज़ दिस, आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 5 सिबलिंग्स, व्हाटएवर जो भी लिखा था। अगर आप क्रिएटिवली लिखते, एक कोट लिख देते कि किसी फेमस बंदे ने ये कोट किया था अपने बारे में कोई बात, तो उससे मुझे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता। बहुत मैं समझती कि यार बच्चे के अंदर इतना वो इंटेलेक्चुअल लेवल है कि उसने बड़ी खूबसूरती से अपने पैराग्राफ को स्टार्ट किया। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम सबसे पहले अटेंशन गेटर आपने लिखना है, जो कि होता है ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ। इसका कनेक्शन होना चाहिए आपके पूरे पैराग्राफ के मेन आइडिया से। जैसे आप अपने बारे में लिख रहे हो तो उसका कनेक्शन होना चाहिए अपने आप से, राइट, कि किसी ने अपने बारे में लिखा था या अपने आप की डेफिनेशन क्या होती है, इस तरह से रिलेटेड चीज़ लिखनी है आपने, ठीक है। एंड जनरलाइज्ड होना चाहिए, मतलब कि उसको एक ह्यूज ऑडियंस को कवर करना चाहिए, वो सिर्फ आपके बारे में नहीं होना चाहिए। पहला ओपनिंग सेंटेंस एक ह्यूज ऑडियंस को कवर करना चाहिए, अपने बारे में नहीं लिखना आपने, ताकि जो पढ़ रहा है वो पता चले कि इस बंदे के अंदर नॉलेज है, सही है। हाउ डू आई राइट वन, अब आपने ओपनिंग सेंटेंस लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो आप उसमें। आप अपना कोई कॉमन बिलीव लिख सकते हो कि मेरा एक फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट माई सेल्फ, आई बिलीव दैट you are your strongest friend या you are your best friend, person's best friend is his own self, जो चीज़ आप बिलीव करते हो। जनरलाइज्ड या किसी का कोट कि आप अपने आप के बारे में कोई कोट लिख दो या कोई फैक्ट लिख दो, स्टैटिस्टिक्स लिख दो कि दुनिया में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने वाले या अपने बारे में लिखने वाले कितने लोग हैं, कोई फैक्ट लिख दो या किसी क्वेश्चन से शुरू कर दो कि आपका क्या ख्याल है कि अपने बारे में लिखना इतना इम्पॉर्टेंट है, समथिंग, या डिफ़ाइन कर दो किसी फेमस साइंटिस्ट ने अपने आप को डिफ़ाइन कैसे किया है। यू कैन आइदर ऐड कोई स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो, यू कैन आइदर एक्सपोज अ बिलीफ, यू कैन आइदर ऐड स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, ठीक है, या कोई इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन किसी की आप डाल सकते हो। फर्स्ट लाइन आपकी बड़ी यूनिक सी होनी चाहिए, आपके पता चले कि यार इस बंदे ने पढ़ के लिखा है, इस बंदे के पास रिसर्च है, इस बंदे के पास नॉलेज है, और अट्रैक्टिव लाइन होनी चाहिए, वो बोंगी नहीं मारनी चाहिए, फैक्चुअल अट्रैक्टिव बात लिखनी चाहिए। हाँ, कोट लिख दोगे कोई तो वो भी बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है, और आगे जिस बंदे का कोट है उसका नाम इन्वर्टेड कॉमास में ज़रूर लिखना है, अपना कोट नहीं बना के लिख देना। नेक्स्ट इज़ टॉपिक सेंटेंस, थीसिस सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो पूरा पैराग्राफ होता है उसका कोर सेंटेंस है ये, कि पूरा पैराग्राफ आपका बेस किस बात पे कर रहा है, ठीक है। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट लिख दी पैराग्राफ में, ठीक है, कि आप ओपनिंग स्टेटमेंट, अब मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ आगे। उसके बाद आपने अटेंशन गेटर के बाद अपना थीसिस स्टेटमेंट या थीसिस सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। यू विल बी टेलिंग द रीडर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि आपका ये पैराग्राफ है किस बारे में। सेंस भी तो बनानी है ना, कि आप अपने बारे में लिख रहे हो तो आप एक जनरलाइज्ड चीज़ के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट दो कि हाँ स्पेसिफिकली मैं इस बारे में लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, देखो सबसे पहले इसने लिखा है अटेंशन गेटर। अटेंशन गेटर क्या है इस पैराग्राफ का, इफ़ एन extraterrestrial were to land on earth, यानी कोई बाहर की कम्युनिटी अगर ज़मीन पर आती, it would have its choice to over 190 countries in which to live। अब ये इसने क्या लिखा है, अटेंशन गेटर है ये, ठीक है, कि अगर कोई एक्सट्राटोरियल चीज़ ज़मीन पे लैंड करती तो देखो ये जनरलाइज्ड है, किसी एक बंदे के बारे में नहीं है। एक्सट्राटोरियल मतलब वेग है, कोई भी हो सकता है, कोई मखलूक, कोई एलियन भी हो सकता है। अगर वो लैंड करे ज़मीन के ऊपर तो 190 कंट्रीज़ के अंदर उसके पास एक ऑप्शन होगी। दिस इज़ अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, ये आपका अटेंशन गेटर है, पहला सेंटेंस।
आपके टॉपिक से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो बोल्ड हुई हुई सेंटेंस, ये है आपका थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक सेंटेंस। इसमें ये बता रहा है पूरे पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है। इसने लिखना था कनाडा के बारे में, ठीक है। इसने शुरू कहाँ से किया, पूरी दुनिया से, कि अगर कोई दुनिया पे लैंड करे तो 190 कंट्रीज़ की ऑप्शन हो उसके पास, लेकिन अगर वो चूज़ करना चाहे तो कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब इसको शायद ऐसे मिला हो कि राइट एन ऐसे ऑन कनाडा, ठीक है। इसने कनाडा को सेंटर में ला के पैराग्राफ के लिखा है, कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हेल्थ केयर सिस्टम, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड इट्स अर्बन सेंटर्स। दिस इज़ द थीसिस स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर किया हुआ उन्होंने। शुरू में ही नहीं उन्होंने सब कुछ लिख दिया, उन्होंने पहले एक स्टार्टअप दी है, अटेंशन सीख की है ऑडियंस की, देन उन्होंने अपना थीसिस स्टेटमेंट दी है, ठीक है। आफ्टर राइटिंग देयर मेन आइडिया विच इज़ अबाउट कैनेडा, दैट कैनेडा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़। अब लोगों को ये तो बता दिया कि कैनेडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब आगे इन्होंने मोर डिटेल देनी है इसके बारे में, सपोर्टिंग डिटेल देनी है ताकि लोग बिलीव करें उसकी बात के ऊपर कि कनाडा वाकई बेस्ट है, ठीक है। दिस कम्स आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस यानी हमारी थीसिस स्टेटमेंट, मेकिंग अप बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस हमारा मेन आइडिया है, उसके बाद बॉडी के अंदर आपने उसको सपोर्ट करना है अपने फैक्ट्स से, अपनी बातों से, कि वाई कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री, ठीक है। मेन आइडिया जो पैराग्राफ का उसको सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू राइट सेंटेंसेस। गिव सपोर्टिंग फैक्ट्स, डिटेल्स, कोटेशंस एंड एग्जांपल्स दैट आर थॉरली एक्सप्लेन्ड। अब उसको आपने थॉरली एक्सप्लेन करना है, जनरलाइज्ड फैक्ट्स नहीं देने, पूरी तरह एक्सप्लेनेशन देनी है। वो देखते हैं कैसे। अब देखो, सबसे पहले अटेंशन गेटर लिख लिया इन्होंने, एक्सट्यूटोरियल वर्ड टू लैंड ऑन अर्थ, ये उनका हो गया अटेंशन गेटर। उसके बाद उनका थीसिस स्टेटमेंट क्या थी, कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। ये उनका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है उनकी सपोर्टिंग, जो हम अभी पढ़े हैं, सपोर्टिंग डिटेल के मेन आइडिया के साथ सपोर्ट किया उन्होंने कनाडा को कि हम कैसे कह रहे हैं कि कनाडा बेस्ट है। फर्स्ट, कनाडा हैज़ अ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम विच कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर मेडिकली नेसेसरी। अब देखो 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 लुक, अब इन्होंने कहा क्या लिखा हुआ है, गिव सपोर्टिंग फैक्ट्स, फैक्ट दिया उन्होंने। सपोर्टिंग फैक्ट क्या उनका, क्योंकि ड्यू टू इट्स हेल्थ केयर सिस्टम, सपोर्टिंग क्या करें, कनाडा बेस्ट क्यों है, ड्यू टू इट्स हेल्थ केयर सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स अर्बन सेंटर्स। ये इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग सेंटेंस है। उसके बाद इस सपोर्टिंग सेंटेंस को प्रूव करने के लिए कि मैं कोई एवं ही बात नहीं लिख रहा, मैं एक ऑथेंटिकेटेड बात कह रहा हूँ, उन्होंने आगे कोट कर दी है हेल्थ कनाडा, जो उनकी कनाडा की गवर्नमेंट का हेल्थ सेंटर है, उसकी बात उन्होंने आगे कोट कर दी है। कनाडा हैज़ अ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। ये सारी जो लाइन है इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखी है, comprehensive coverage for medically necessary hospital and physician services, health Canada। ये बात इन्होंने सपोर्ट, अपने इस वर्ड को सपोर्ट करने के लिए कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, इन्होंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल लाइन लिख दी है। ये इसलिए लिखी है कि जो पढ़े वो इस बात को बकवास ना समझेगा, यार इस बंदे ने लिख दिया तो हम मान लें। अब वो एक मुल्क की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट अगर ये बंदा दे रहा है साथ सपोर्ट में, तो ऑब्वियसली इस बात पे आप बिलीव करोगे, ठीक है। ये सारा उसने आगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा है, ये जो सारा आप बोल्ड में देख रहे हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और उसने सपोर्ट करने के लिए आपको साथ उसने क्या कहा है, कोटेशन, डिटेल्स, फैक्ट्स देने के लिए उसने अपनी रेफरेंसिंग भी दी है। एजुकेशन इन कनाडा, ये सारे इसके रेफरेंसिंग हैं, जो वो बात खुद नहीं कर रहा, उसने किसी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ये बात उठा के अपने एसे में डाली है ताकि लोग उसकी बात बिलीव करें। देखो, अगर मैं जनरली लिख दूँगी ना कनाडा इज़ वेरी गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड वेरी गुड एजुकेशनल सिस्टम एंड क्वालिफाइड स्टाफ एंड एवरीथिंग, मुझ पे कौन बिलीव करेगा, नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव मी। बट अगर कोई कनाडा का डॉक्टर, कोई ऑफिशियल बंदा ये बात कह रहा है तो ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू बिलीव इट, राइट। तो ये हेल्थ कनाडा जो है, ये कनाडा की ऑफिशियल, उनकी ऑफिशियल सोर्स है जिसको उठा के कोट किया इस बंदे ने अपने एसे के अंदर, ताकि इसको कोई झूठा साबित ना कर सके, ठीक है।
सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अटेंशन गेटर, फर्स्ट सेंटेंस आपका जो जनरल होना चाहिए और अटेंशन सीख करनी चाहिए उसे लोगों की। सेकंड इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस, जिसको टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस है उसका कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री। फिर उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए पैराग्राफ में उसने सपोर्टिंग आर्गूमेंट दिया है, जिसमें उसने रेफरेंसिंग भी दी है, ठीक है। अब बात शुरू कर ली, अपना मेन आइडिया बता दिया, उसको सपोर्ट कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब क्या आता है क्लोजिंग सेंटेंस, कि आपने बात ख़त्म कैसे करनी है। इट इज़ द लास्ट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, ठीक है। इट रिस्ट्रेट्स द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ एंड ऑल्सो ट्राई टू हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है। अब जो आपका मेन आइडिया क्या था, पैराग्राफ का मेन आइडिया था कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, स्टैंडर्ड एजुकेशन एंड इट्स अर्बन सेंटर्स। दिस वाज योर मेन आइडिया। अब आपका क्लोजिंग सेंटेंस में भी आपका मेन आइडिया रीस्टेट, मतलब उसको दोबारा से लिखना है। इट शुड रीस्टेट, दोबारा से लिखे योर मेन आइडिया एंड शुड हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, के वर्ड्स चेंज करो। यही नहीं कि दोबारा वही लाइन उठा के कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री वो एंड पे डाल दो, दैट इज़ नॉट द वे, ठीक है। रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, आपके वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि पहले आपने बताया कि मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा के बारे में कि ये बेस्ट कंट्री क्यों है। फिर आपने सपोर्टिंग आर्गूमेंट दिया और उसके एंड पे क्लोजिंग सेंटेंस में आप बताओगे हाँ भाई मैंने बता दिया कि कनाडा बेस्ट क्यों है, सो कनाडा इज़ द बेस्ट, राइट। ओके, क्लोज हो गया, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट यू हैव टू साइट the work you have written. Citation क्या होती है? A list of all source material consulted to craft the piece of writing. Avoid plagiarism or academic honesty. Ensuring that the ideas of others are properly documented. सबसे पहले इस बात को देखो, the ideas of others are properly documented. What does it mean? इस पैराग्राफ पे वापस आओ। Ideas of other, ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखा, but दिस स्टेटमेंट वॉज नॉट योर्स। फर्स्ट कैनेडा हैज़, ये आपने उठाई थी हेल्थ कैनेडा से, राइट। ये आपकी स्टेटमेंट नहीं है। तो इस बंदे ने रेफरेंस दिया, दिस इज़ द रेफरेंस। उसने बताया कि ये मैंने स्टेटमेंट उठाई कहाँ से। अगेन दिस इज़ एजुकेशन इन कैनेडा, दिस इज़ द रेफरेंस। क्लीनेस्ट सिटीज़, दिस इज़ द रेफरेंस। ये रेफरेंसेस हैं जो उसने अपनी बात के आगे डाले हैं कि ये बात मैंने नहीं, ये किसी और का काम है और ये उसकी बात मैंने उठा के डाली है। सो दिस इज़ अदर्स आइडिया जो आपने डॉक्यूमेंट किया है अपने काम के अंदर। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो आपका काम प्लेजराइज्ड हो जाएगा, और अगर आपका काम प्लेजराइज्ड होगा तो इट वोंट गेट एक्सेप्टेड, यू विल गेट अ ज़ीरो ऑन दैट। अगर इंटरनेशनली करोगे, पाकिस्तान के बाहर करोगे, तो वो सिंपली आपको कॉलेज से निकाल देंगे, आपको उस कोर्स से निकाल देंगे, क्योंकि प्लेजरिज्म इज़ द बिगेस्ट क्राइम इन एजुकेशन इंटरनेशनली। नेशनली करोगे तो ऑब्वियसली आपको पूरे असाइनमेंट के ज़ीरो मिलेंगे, क्योंकि वो इतना लीगल एक्शन लेते नहीं हैं। बट इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग इफ़ यू चीट देन यू आर गोइंग टू स्क्रू योर करियर। सो ये मत करना, अगर आपका काम नहीं है साइट इट। अब साइटिंग की टाइप क्या है? इंटरनेशनली हार्वर्ड स्टाइल यूज़ होता है हमारा साइटेशन के लिए, ठीक है। हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग हम यूज़ करते हैं। दो टाइप की रेफरेंसिंग होती है, इन-टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट। इन-टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है? जो आपने एक बात लिखी है उसके अंदर ही आप उसको साइट कर देते हो कि ये मैंने कहाँ से उठाई है, ठीक है। देन यू आर डायरेक्टली कोटिंग और पैराफ्रेजिंग अ सोर्स। अब देखो, डायरेक्टली कोटिंग और पैराफ्रेज होता है कि अपने वर्ड्स में उसको लिख दो। ये जो आप सेंटेंस है, फर्स्ट कैनेडा हैज़ अ यूनिवर्सल, ये उसने डायरेक्ट कहीं से लाइन उठाई है, तभी इन्वर्टेड कॉमास में है ना, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर मेडिकली नेसेसरी हॉस्पिटल, ये इसने इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लगाई है कि अगर ये ना लगाता तो ये प्लेजराइज्ड हो जाता। अब इसने ये हेल्थ कैनेडा जो लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड इन टेक्स्ट साइटेशन, कि इसने उसकी काम के आगे ही उसकी साइटेशन दे दी है, ओके। ये है इन टेक्स्ट साइटेशन कि जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर ही आप उस बंदे का नाम लिख दो। जैसे ये इन्होंने हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग में क्या होता है कि उस बंदे का नाम लिखा है, कॉमा, एंड जो सोर्स उठाया है वो कब लिखा गया था, 2004 में कुछ लिखा है, उसने आगे लिख दिया कि 2004 इज़ द
ईयर ऑफ राइटिंग, कभी कभी आपका डेट भी लिखी होती है, डे भी लिखा होता है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले आपने वो डाल देनी है। ये है इन टेक्स्ट साइटेशन। इन टेक्स्ट के अलावा है रेफरेंस लिस्ट। जब आपने पूरा ऐसे लिख लेना अपना, एट द एंड ऑफ इट डिस्प्ले फुल साइटेशन और द सोर्स यू हैव यूज्ड इन द असाइनमेंट। अब आपने जैसे वो साइटेशन इन टेक्स्ट तो कर ली, लेकिन एंड पे आप अपने सोर्स के डालोगे रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट भी आपने हार्वर्ड स्टाइल को फॉलो करना है। पहले बंदे का नाम लिखना है, फिर ईयर लिखना है, फिर ये ग्रेट गैट्सबी न्यूयॉर्क, ये जो भी ये बुक का नाम है, ये उसके न्यूज़पेपर आर्टिकल का नाम है, उसके ये ब्लॉग का नाम है न्यूयॉर्क स्क्राइबनर। आई सक विद दिस वर्ड्स ठीक है। तो आपने हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग का जो रेफरेंस लिस्ट है उसके अंदर पूरी डिटेल रेफरेंसिंग करनी है फॉलोइंग द हार्वर्ड स्टाइल। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप जाओ, अपनी URL डालो अपनी साइट का, तो वो खुद ही से आपका हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग कर देती है। बट अगर आप हाथों से लिख रहे हो तो यू शुड नो कि आपने हार्वर्ड स्टाइल रेफरेंसिंग कैसे करनी है, इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंसिंग स्टाइल। ठीक है, देन कम्स द पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं ये आपने सीख लिया। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। ये जस्ट कीप दीज इन माइंड कि ये टाइप्स होती क्या हैं। फर्स्ट टाइप इज़, वेट अ सेकेंड, ओके, फर्स्ट टाइप इज़ डेफिनेशन पैराग्राफ। डेफिनेशन पैराग्राफ होता क्या है, जब आपने जब आपने किसी चीज़ की डेफिनेशन देनी होती है, कोई आइडिया एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, आपने किसी चीज़ को डिफ़ाइन करके उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने आपको आपके ऊपर ऐसे दिया था, दैट वाज अ डेफिनेशन, यू हैड टू डिफ़ाइन योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन पैराग्राफ आता है। क्लासिफिकेशन पैराग्राफ क्या होता है, यू ग्रुप थिंग्स और आइडियाज़ इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिफिकेशन पैराग्राफ में आपको लिखने के लिए दे सकते हैं कि दुनिया के बिगेस्ट सिटीज़ कौन कौन से हैं, तो आपने क्लासिफाई करना है, पहले नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, और उनकी पैराग्राफिंग करनी है। ठीक है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन पैराग्राफ। ठीक है, नंबर 3 इज़ डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ क्या है कि आपको कोई इमेजिनेशन में चीज़ दे दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डज़ अ टेडी बियर लुक्स लाइक, व्हाट डज़ लॉइन लुक्स लाइक, तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में आपने उसके फीचर्स बताने हैं, आपने उसके कैरेक्टर्स बताने हैं, सो यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग। ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ, जिसमें आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, उस पैराग्राफ को आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ कहते हो। सीक्वेंस पैराग्राफ। अब ये जो सारे पैराग्राफ की टाइप्स हैं, ये आपको यहाँ तो डेफिनेशंस में आ सकती हैं और यहाँ पे आपको MCQs में आ सकती हैं। ठीक है, कंपेयर सीक्वेंस पैराग्राफ। सीक्वेंस पैराग्राफ इज़ कि यू हैव टू टेल, फॉर एग्ज़ाम्पल बायोग्राफी लिख रहे हो किसी की, कि आपने लिखना है कि उसकी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस क्या थी, जिससे गुजर के किस सीक्वेंस से उसकी ज़िंदगी बढ़ी एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इमरान खान पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख रहे हो, तो पहले वो बच्चा था, फिर वो बड़ा हुआ, वो फिर कहाँ पढ़ा था यार, वो एचिसन गया, एचिसन से फिर वो उसने पढ़ाई की, देन उसकी नेक्स्ट स्टेप वो ऑक्सफोर्ड चला गया, फिर पाकिस्तान आया, फिर क्रिकेटर बन गया, व्हाट्सएवर। ये आप पूरे सीक्वेंस में इमरान खान की लाइफ हिस्ट्री लिख रहे हो, दैट इज़ सीक्वेंस पैराग्राफिंग। ठीक है, फिर है चॉइस पैराग्राफ। अगर आपको दिया जाए, ओके, वुड यू लाइक टू ईट चॉकलेट और वुड यू लाइक टू ईट, चॉकलेट के साथ क्या ईट कर सकते हो, और वुड यू लाइक टू ईट अ केक। ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस पैराग्राफ। यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन देम। इसमें आपको चॉइस दी जाएगी, आपने दोनों में से एक चीज़ के बारे में लिखना होगा। सो दैट इज़ अ चॉइस। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको देखो, गौर करो, और उसके पैराग्राफ को आप कहते हैं चॉइस क्या, दो चीज़ों में एक चीज़ों की चॉइस होती है ना, तो दैट इज़ चॉइस पैराग्राफ। एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ, आपने किसी फैक्ट को, किसी बात को, किसी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। आपको कोई हिस्ट्री दी जाती है, जैसे अभी कनाडा के बारे में था, दैट वाज एन एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। इवैल्यूएशन पैराग्राफ, अगर आपसे कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, सो यू हैव टू इवैल्यूएट दैट पॉइंट, दैट इज़ एन इवैल्यूएशन पैराग्राफ। ठीक है, these are the types of paragraphs: definition paragraph, classification, description,
कंपेयर एंड कंट्रास्ट, सीक्वेंस, चॉइस, एक्सप्लेनेशन एंड इवेल्यूएशन पैराग्राफ। अब जिसकी समझ ना आए वो दोबारा से रिवाइंड करके इसको सुन लो, लेक्चर को, तुम लोगों को समझ आ जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, आई गेस वी आर डन विद द लेक्चर. Now I'll tell you what you guys need to do for the assignment. Wait a second. Okay. अरे यार, अच्छा जी, वो क्या कह रहा है? पहला आपका क्वेश्चन है, ये आपको उसने एक पैराग्राफ दिया है. Mine is 10 years old and it is always breaking down when I need it. ये जो पैराग्राफ दिया है, आपने क्या करना है, नीचे उसने दिए हैं तीन ऑप्शंस दिए हैं आपको. यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस वही है जो मैंने आपको बताया है, मेन आइडिया. ओके, बेस्ट. नेक्स्ट भी पैराग्राफ दिया हुआ है, यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट टॉपिक सेंटेंस. उसके बाद मैं आपको ऑप्शन देती हूँ बिटवीन मूवीज़ एंड कंप्यूटर्स. आपके पास चॉइस है, आप जिस पे भी लिखना चाहते हो, कोई कंप्यूटर पे लिख ले, कोई मूवीज़ पे लिख ले. पहले टॉपिक सेंटेंस सोचो, फिर टॉपिक का पूरा टॉपिक का पे पैराग्राफ लिखो आप, ठीक है. फिर आप अपना पूरा वो जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, यू हैव टू हैव एन अटेंशन गेटर, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्ट एंड अदर देन दैट और क्या था, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड क्लोजिंग सेंटेंस. ये चारों चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर लिखनी चाहिए. और टॉपिक है आपका या मूवीज़ या कंप्यूटर्स, इट्स अप टू यू, एक पे लिखनी है आप सबने, ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.